से आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून में भी हम देखते आए हैं गुड कॉप और बैड कॉप वाला मामला बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब में, लेकिन कभी बड़े मियां साहब ने इस तरह से नहीं कहा कि शहबाज शरीफ कोई अच्छे लीडर नहीं है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब ने खुद ही कह दिया कि अभी बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की, एक्सपीरियंस गेन करने की, और फिर एक तरफ उनकी पार्टी बात करती है कि बिलावल वजीर आजम बनेंगे। तो अवाम कहीं ना कहीं जरूर कंफ्यूज हो गए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से ही एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आवाज है जरदारी साहब की, वही ये कह रहे हैं कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी वो नहीं है। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात को समझिए, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, कुछ चीजों का मुझे पता है। देखिए, बिलावल जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए अभी इस वक्त अनएक्सेप्टेबल है। उसकी 2-3 मेजर रीजंस है, मैं शेयर कर लेता हूँ। एक रीजन तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट समझते हैं कि वो जो उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं और वो सबन है कुछ चीजों में, खासतौर पर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनके लिए वो खासे डिटरमिन नजर आते हैं। दूसरा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को ये भी लगता है कि वो वेस्ट के काफी करीब है, और तीसरा उनको लगता है कि पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया है, और बाहर की दुनिया भी उनको इसी तरह से ले रही है, जो शायद अभी उस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं था। तो ये तमाम रीजन थी जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये था कि एक सिस्टम की जिसकी बात हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट की समझती है कि दिन में एक सिस्टम मौजूद है जो पिछले 15-20 साल से काम कर रहा है, जिसने सिंध के किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऐसा बनने नहीं दिया और उसमें पैसा बनाया गया है, किकबैक्स के थ्रू बनाए गए हैं, कमीशंस लिए गए हैं, और किसी भी इदारे को प्रॉपर काम नहीं करने दिया गया। तो वहां पे चेंज ऑफ सिस्टम आना चाहिए, चेंज ऑफ कमांड आना चाहिए तो कोई दूसरी पार्टी आनी चाहिए। तो इसीलिए अब जो अलायंस हम देखते हैं एमक्यूएम का, पीटीआई का अलायंस, आपको पीटीआई भी अगले कुछ दिन में कम से कम एटलीस्ट ये होगा कि इलेक्शंस के बाद पीटीआई भी जो कोलिशन गवर्नमेंट होगी सिंध में, जो अपरेंटली अभी सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं, उसको ज्वाइन करती हुई नजर आ रही है। अभी तक जो है कॉम्प्रेस के बातें हैं। अच्छा, और मितला साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे ना एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उन्हें फिलहाल मुल्क के हालात में कौन सी पार्टी सूट कर रही है, तो बात यहीं पर आता था कि कबूलियत का सवाल है, एक मकबूलियत का सवाल है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग नवाज शरीफ साहब के हवाले से केसेस देखते हैं, अल-अजीजिया हो जाए, एवन फील हो जाए, तो इन केसेस में अब ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर उनके लिए बहुत ज्यादा आसानियां बनती हुई हमें नजर आ रही हैं। लेकिन लोगों का जो एक ओपिनियन है, जो उनका पीओवी है, वो यही है कि एक पार्टी को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस कि लोगों की ओपिनियन, लोगों की राय बिल्कुल ठीक है, या फिर जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया है वो अपने तरीके से ये केसेस को निपटा रही है? अच्छा, फ्रैंकली देखें, इन केसेस में एवन फील्ड हो, अल-अजीजिया हो, एक तीसरा रेफरेंस भी था जो नवाज शरीफ के अगेंस्ट फाइल हुआ था, इनमें ऐसा कुछ था नहीं। और कल के जो जज के रिमार्क्स हैं वो भी बहुत ही स्टार्टलिंग है, जिसमें जज साहब ने कहा है कि ना तो फर्द जुर्म प्रॉपर आयद हो सकी, फर्द जुर्म भी उसमें भी उस तरह से चार्जेस प्रॉपर फ्रेम नहीं हो सके थे, और फिर नैब ने भी उसको प्रॉपर ना तो इन्वेस्टिगेट किया, ना ही प्रोसिक्यूट किया, और मोर ओवर नैब के पास कोई एविडेंसेस भी नहीं थे। नैब ने जो इत्तेफाक किया वो सारे का सारा जो जेआईटी की रिपोर्ट थी उसकी अपनी कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। जो 6 महीने की जेआईटी थी उसके पास जितने शवाहिद थे, और फ्रैंकली उनके पास लंदन की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद था, इससे ज्यादा उनके पास की चीजें मौजूद नहीं थी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने मरियम नवाज को बेनिफिशियल ऑनर कहा था, ऐसा वो था नहीं, और ना वो थी, बाद में वो प्रूव नहीं हो सका और उनको भी क्विटल कर दिया गया। इसी तरह से कैप्टन सफ्तर को भी बरी कर दिया गया था। तो नैब के पास एविडेंसेस मौजूद नहीं थी। फिर हम ये देखते हैं कि एक तरह से रिवर्स हो रहा है प्रोसेस, जो 2016 से ऑनवर्ड शुरू हुआ था। पनामा आता है अप्रैल 16 में, उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर जनरल राहील शरीफ भी आते हैं, जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की भी बात होती है। फिर मेरा आर्टिकल भी आया जिसमें ये कहा गया, मिलिट्री लीडरशिप ने, जनरल बाजवा ने भी ये माना कि बुनियादी तौर पर
पनामा लीक्स में भी कुछ नहीं था, और राहील शरीफ जो है डॉन लीक्स में भी कुछ नहीं था। राहील शरीफ एक्सटेंशन चाहते थे, और राहील शरीफ ने नवाज शरीफ को ऑफर भी किया था कि पनामा वगैरह भी खत्म हो सकता है अगर आप मुझे एक्सटेंशन दे दे। तो जो अदलिया है अब शायद अपनी जो पहले वाली गलती थी उसको ठीक करने जा रही है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी कुछ ही दिनों में और रोजाना की बुनियाद पर या इसी तरह से इसका मतलब तो फिर यही है कि इदारों को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, और फिर इन फ्यूचर भी फिर ऐसा ही होगा कि जब किसी आने वाले की मुखालफत की जरूरत पड़ेगी तो फिर जो नैब है वो भी अपनी मर्जी की आ जाएगी। तो कल वाली नैब गलत थी, आज वाली नैब गलत है, इसका एहतसाब कैसे हो सकेगा? खबर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मुझे ना तो नैब का एहतसाब नजर आ रहा है और ना ही बाकी किसी इदारे का एहतसाब नजर आता है। सियासतदानों का एहतसाब होता रहेगा। उसमें जो अहम बात है उसमें कल ये भी बात ज़ेरे बहस आई कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग जज के तौर पर, मॉनिटरिंग कोर्ट के तौर पर काम किया और पुश किया नैब को कि आपने रेफरेंसेस फाइल करने, और अगर ये भी नवाज शरीफ के वकील ने बात की कि इंडिपेंडेंटली नैब को काम करने की इजाजत दी जाती तो ये रेफरेंसेस शायद कभी फाइल ही ना हो पाते, चूंकि उनमें कुछ था ही नहीं। और ये बात सच है, कल भी उन्होंने नैब ने अदालत ने भी कहा कि कोई एविडेंसेस जो ऑन पेपर नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी चार्ज फ्रेम किए गए। फिर आपके सामने जो उस वक्त के जज थे अरशद मलिक, उनका भी स्टेटमेंट सामने है कि मुझे कोर्स किया गया और जबरदस्ती मुझे फैसला देने पर मजबूर किया गया, और उनकी भी किसी ना किसी वक्त पर, अभी तो नहीं, आई डोंट सी कि अभी उनकी कोई वीडियो आ सकती है, लेकिन हालात अगर इमरान खान के हक में होते और इस तरह से रिलीफ नजर ना आ रहा होता नवाज शरीफ को जिस तरह से अभी नजर आ रहा है, तो उस सूरत में ये पॉसिबिलिटी थी कि अरशद मलिक की वो वीडियो भी सामने आ जाती। तो ऐसा इन केसेस में भी कुछ नहीं था, रेफरेंसेस में भी कुछ नहीं था। तो बाकी अदलिया उस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल हुई। अब अगर कुछ बेहतरी आ रही है या जो पुरानी गलतियां हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये खुशहाल बात है। लेकिन उसमें देखिए कि मुल्क का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल्स का नुकसान हुआ है। सर शाहिद मित्तल साहब, ये आपने बहुत मुनासिब बात की है कि जो पुरानी गलतियां हैं अगर उन्हें सुधारने के लिए सब कुछ किया जा रहा है तो फिर मतलब इनकी जो आपने कहा ना कि इंडिविजुअल का नुकसान हुआ, नवाज शरीफ साहब की सियासत को नुकसान हुआ, मरियम साहिबा की सियासत को नुकसान हुआ, शहबाज शरीफ की सियासत को नुकसान हुआ, और अभी भी कुछ केसेस में हमें ये भी नजर आ रहा है कि वहां पर हमें सबूत तो नजर नहीं आते, लेकिन कि मुस्तकबिल में भी हम जाके इसी किस्म के जुमले, इसी किस्म के तज्जिए या इसी किस्म की रिपोर्टिंग और इसी किस्म के प्रोग्राम्स करेंगे बैठ करके, हाँ शायद कि कुछ मौजूद नहीं था, यही वजह है कि दोबारा से इन केसेस को पे नजरसानी की जा रही है। इस तरह तो हमारे सियासतदानों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सही है, न सिर्फ सियासतदानों के मुस्तकबिल पे हरफ आता है, बल्कि आप ये देखिए अदालती निज़ाम पे, निज़ाम इंसाफ भी एक तरह से सवालिया निशान बन के रह जाता है कि देखिए एक ही तरह के केसेस हैं, वही केसेस हैं, लेकिन कैसे धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है और बताया जा रहा है कि वो बोगस केसेस थे, उन केसेस के पल्ले कुछ नहीं था। इसी तरह से जैसे इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, नो डाउट कि मैं समझता हूँ कि 2-3 केसेस इमरान खान साहब के ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई सब्सटेंशियल एविडेंसेस अवेलेबल है, एविडेंसेस मौजूद है। बाकी जो उन पे बहुत सारे केसेस बनाए हैं उनमें कोई ऐसा सब्सटेंशियल चीज नहीं है, एविडेंसेस नहीं है। लेकिन अगेन हैविंग सेड सो, जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था ज़मान पार्क से, और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि वो मिसिंग था, और इदारों ने, पुलिस ने एक तरह से मैं समझता हूँ कि ट्रांसग्रेशन की और उनको इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। और अभी देखिए कि तोशा खाना और या दूसरे तीसरे साइफर केस है खासतौर पर, उसमें जो बेंच है, डबल बेंच है, उसकी जानिब से फैसला भी आ गया कि ठीक है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शाहिद मित्तल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान।